बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट 5 आता है जिसमें हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, उसके ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। और यह क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी में गारंटी के साथ पूछा जाता है। 100% गारंटी होती है कि यह क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। और वह क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन हमारे पास आता है ब्रैग इक्वेशन। आप सभी से एग्जाम में बोला जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स या ऑफ क्रिस्टल्स, और आपसे बोला जाता है कि ब्रैग इक्वेशन को प्रूव करिए। ये क्वेश्चन आप सभी को लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिलता है। अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, यह भी पॉसिबिलिटी है। और अगर आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिलता है, जो कि पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है, तो वहां पर आपको डायरेक्ट बोला जाता है कि ब्रैग इक्वेशन क्या है, बस इसके बारे में आपको लिख देना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम समझना शुरू करते हैं। पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि हमारे पास एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स क्या होता है, तभी हम बात कर पाएंगे कि ब्रैग इक्वेशन कैसे निर्माण हुआ, कैसे उसका सूत्राधार हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक चैप्टर के आप सभी को लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब यहां पर समझिए कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स क्या होता है। जैसा कि आप सभी को नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि एक्स रेज जो हमारे पास होंगे वो क्रिस्टल्स के द्वारा जब डिफ्रैक्ट हो रहे होंगे, उसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो, समझने का प्रयास करना, इसके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं पहले यह समझ लेते हैं। जो हमारे एक्स रेज होते हैं उनकी सहायता से जब हमारे पास एक्सरे का डिफ्रैक्शन होता है किसी भी क्रिस्टल्स के द्वारा, तो इससे हमें यह बात पता चलती है कि उस क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। इंटरनल स्ट्रक्चर बोले तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास कोई भी अगर क्रिस्टल है तो उसमें हमारे पास एटम होंगे और एटम एक दूसरे से एक बॉन्ड की सहायता से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एटम हो गया, इसका हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास दूसरा एटम आ गया और उसका ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो इनके इंटरनल जो हमारे पास न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको ही समझने के लिए बेसिकली ब्रैग इक्वेशन को लाया गया था। कहने का क्या मतलब है कि ऐसे ही और भी तो हमारे पास एटम्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इनके बीच कितना डिस्टेंस है ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ये हमारे पास एक लेयर हुआ, मतलब इसे अगर हम एक प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक हमारे पास प्लेन हुआ। ऐसे ही और भी हमारे पास एटम्स यहां पर प्रेजेंट होंगे और इनको भी हम एक लेयर पर रख सकते हैं, या प्लेन पर मैं कहूंगा इंटरनल, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में, ये किस प्रकार से अरेंज है हमारे एटम्स, इन सभी चीजों के बारे में ही हम एक्स रेज के डिफ्रैक्शन की सहायता से जान लेते हैं किसी भी क्रिस्टल के बारे में। ठीक है, अब इसको सबसे पहले मैक्स वान लो ने बताया और अपना यह सजेशन 1912 में उन्होंने रखा, जिसके बेस पर उन्हें 1914 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इन्हें प्लांक से मेडल भी मिला था। ठीक है, फिलहाल इन चीजों पर हम नहीं बात करते, बस आप सभी को यह बातें समझ में आनी चाहिए। अब देखो, मैक्स वान लो ने सबसे पहले यह बात कही कि जो हमारे एक्स रेज हैं वो क्रिस्टल्स के द्वारा डिफ्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि अगर हमारे पास एक क्रिस्टल है, जैसे लेट अस सपोज कि हमारे पास क्रिस्टल के दो लेयर हैं, ठीक है, या मैं कहूं दो प्लेन्स हैं। अब इन पर जब हम एक्स रेज को डालेंगे तो वो क्या होंगे? डिफ्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात सबसे पहले मैक्स वान लो ने कही। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक उन्होंने यह बताया कि जो हमारे एक्स रेज होते हैं उनका जो वेवलेंथ होता है, अगर एक्स रेज के हम वेवलेंथ पर बात करते हैं तो उनका वेवलेंथ होता है 0.1 से लेकर 150 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अगर हम इसे एंगस्ट्रॉम से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.1 से लेकर 150 एंड हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अच्छे से, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ से लेकर 150 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या बात पता चल रही है कि हमारे पास जो एक्स रेज का वेवलेंथ होता है उसका जो ऑर्डर होता है वह 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। और उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि जो हमारे एक्स रेज का जो वेवलेंथ होता है वह 10⁻⁸ सेंटीमीटर जो होता है, वह उनके जो हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं उनके इंटरनल प्लेन, ये हमारे पास दो प्लेन हैं, इनके बीच को हम क्या कहेंगे? इंटरनल प्लेन डिस्टेंस।
तो इंटरनल प्लेन डिस्टेंस जो है वो भी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के ही समान होता है। मैं बराबर नहीं कह रहा हूं, यह बात ध्यान में रखना, बराबर नहीं बल्कि समान होता है। बराबर कहने पर क्या होगा कि दोनों ही वैल्यूज सेम हो जाएंगे, लेकिन बराबर नहीं बल्कि समान होते हैं, यानी कि ये हमारे पास वैल्यूज डिफर हो सकते हैं लेकिन 10⁻8 जो हमारे पास लिखा गया है वो सेम ही होगा। तब उन्होंने कहा कि जो हमारे एक्स रेज हैं वो क्रिस्टल्स के द्वारा डिफ्रैक्ट हो सकते हैं, और इस बात पर उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था क्योंकि ये काफी बड़ी बात उन्होंने कही थी और इसकी सहायता से काफी सारी चीजों में बदलाव हुआ था। ठीक है, और इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज मिल गया था। फिर ये बात तब प्रूव हुई जब WL ब्रैग जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इस सजेशंस पर क्या किया, काम करना शुरू किया। ठीक है, और उन्होंने इस चीज को तब प्रूव किया जब उन्होंने एक्स रेज को सोडियम क्लोराइड बोले तो हमारे पास आता है NaCl जो हमारे पास क्रिस्टल होते हैं, NaCl जो हमारे पास क्रिस्टल है, इस पर जब एक्स रेज को उन्होंने डाला तो देखा हाँ डिफ्रैक्ट हो रहा था, और यह उसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था जो मैक्स वॉन लो ने बताया था। और इसकी सहायता से ब्रैग ने अपना एक इक्वेशन दिया और उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब पहले हम लिख लेते हैं कुछ चीजों के बारे में कि हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स क्या होते हैं। इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि एक्स रेज आर यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल्स। जो चीजें मैं समझाया हूं वही चीजें यहां पर मैं लिखा भी हूं। क्या कह रहा है कि जो हमारे पास एक्स रेज होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं कि क्रिस्टल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। सबसे पहले मैक्स वॉन लो 1912 में सजेस्ट किए थे कि इट माइट बी पॉसिबल टू डिफ्रैक्ट एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स के द्वारा एक्स रेज को हम डिफ्रैक्ट करने की संभावना सबसे पहले उन्होंने रख दी, बिकॉज क्योंकि जो हमारे पास द वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज होता है, जो हमारे पास एक्स रेज का वेवलेंथ होता है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो हमारे पास एक्स रेज का वेवलेंथ होता है वह सेम ऑर्डर का होता है। किसके ऑर्डर का? क्रिस्टल्स के इंटरप्लानर डिस्टेंस का, यानी कि ये दोनों, इन दोनों प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसके सेम ऑर्डर का होता है। ठीक है, फिर दिस सजेशंस केम आउट टू बी ट्रू, और यह सजेशन जब उन्होंने रखा था तो यह तब साबित हुआ जब WL ब्रैग ने अपनी सफलता को प्राप्त किया था, और वो भी किसमें सफलता प्राप्त किए थे? डिफ्रैक्टिंग द एक्स रेज फ्रॉम सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स के द्वारा जब एक्स रेज को डिफ्रैक्ट कर दिए थे। ठीक है, और फिर यहां पर बोला जा रहा है कि दिस ऑब्जर्वेशन हैज प्रूव्ड, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन प्रूव करता है कि जो हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकता है। यानी कि हम किसी भी क्रिस्टल के बारे में उस पर एक्स रेज को डालेंगे और उस क्रिस्टल के बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाएगा कि उनके मॉलिक्यूल्स कहां पर एक दूसरे से अरेंज हैं, वो कैसे अरेंज हैं, कितने एंगल पर हैं, कितनी दूरी पर हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जानना एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है ना, तो इसलिए ये काफ़ी बड़ी बात थी। तो वो आप क्या कर सकते हैं, पहले इतनी चीज़ों को लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रैग इक्वेशन क्या होता है और उसके डेरिवेशन पर भी बात करते हैं। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि ब्रैग इक्वेशन क्या होता है। पहले इसके हम स्टेटमेंट को समझते हैं, इसके इक्वेशन को समझते हैं, उसके बाद हम इसके डेरिवेशन पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ब्रैग इक्वेशन क्या होता है? WL ब्रैग ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने अपना जो हाइपोथेसिस रखा था उसको पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया, और वो एक्सपेरिमेंट के आधार पर किए थे कि जो हमारे एक्स रेज होते हैं उनका जब क्रिस्टल्स के द्वारा स्कैटरिंग हो रहा है, यानी कि बिखराव हो रहा है, तो ये जो हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता है, और ये एटम को अगर हम एक लेयर के द्वारा मिला देते हैं तो इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेन है जो क्रिस्टल्स के अंतर्गत प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेट अस सपोज जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो परफेक्टली अरेंज होते हैं क्रिस्टल्स के अंतर्गत, ये बात हम जानते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास जो क्रिस्टल है उसके ये दो प्लेन है। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारे पास एक्स रेज आते हैं वो इनके एटम्स पर पड़ते हैं और इन एटम्स के द्वारा ये क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं बात बोल रहा हूं, ये बात ध्यान में रखना, ये बात उन्होंने कही। कौन? ये बात एक्चुअली यहां से स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, मैं फिलहाल समझाने के लिए बस बना रहा हूं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अभी मैं फिर से इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वहां पर और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर करते हुए मैं बता दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास आया और ये हमारे पास गया। ठीक है,
तो समझो इस बात को पहले कि ब्रैग ने क्या बात बोली। ब्रैग ने कहा कि जो हमारे एक्स रेज हैं वो जब क्रिस्टल्स के द्वारा स्कैटर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसे हम सपोज कर ले रहे हैं कि जो हमारे एक्स रेज आ रहे हैं वो क्रिस्टल्स के जो एटम्स प्रेजेंट हैं, जैसे यहां पर एटम प्रेजेंट था, यहां पर ऐसे जो हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं, उनसे जो हमारे पास प्लेन का निर्माण हुआ है, उन प्लेन के द्वारा हमारे एक्स रेज का रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है वही केस यहां पर बन जा रहा है। लेकिन उन्होंने एक बात और मेंशन करी कि ऑर्डिनरी लाइट जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी लाइट यानी कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो ऑर्डिनरी लाइट का हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लास 8 9th में पढ़ चुके होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक्स रेज के केस में ऑर्डिनरी लाइट जैसा केस नहीं बनता है, बल्कि यहां पर जो हमारे पास एक्स रेज आते हैं उनका जो स्कैटरिंग होता है वो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। उन्होंने कहा जो रिफ्लेक्शन हो रहा है एक्स रेज का वो केवल तब हो सकता है, या फिर मैं कहूं एक सर्टेन एंगल पर होता है, यानी कि हमारे पास जो ये एक्सरेज आ रहे हैं इनका जो एंगल बना होता है थीटा, वो हर केस में थीटा ही बनेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं 60 डिग्री बन रहा है तो हर एक एक्सरे जो क्रिस्टल पर पड़ेगा वो 60 डिग्री का ही होगा। अब ये जो हमारे पास एंगल होता है वो भी कुछ केसेस पर डिपेंड करता है, या फिर मैं कहूं कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर आप सभी के सामने ये रहा, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास एक्सरेज का वेवलेंथ कितना है, क्योंकि हमने देखा ना कि हमारे पास जो एक्सरेज का वेवलेंथ होता है वह 0.1 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है, 150 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो उनमें से बीच में कोई एक वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, मतलब कोई एक फिक्स्ड वेवलेंथ का ही तो एक्सरे होगा। और साथ ही साथ वह डिपेंड करता है कि ये जो हमारे पास दो एटम्स हैं या फिर ये दो एटम्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, या फिर मैं कहूं दो लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, इंटरप्लानर डिस्टेंस कितना है, इस पर भी डिपेंड करता है हमारे एक्सरे का जो एंगल, जो इंसिडेंट एंगल है वो। ठीक है, और इसके आधार पर ही ब्रैग ने एक इक्वेशन का निर्माण किया जिसे हम कहते हैं द फंडामेंटल इक्वेशन व्हिच गिव्स अ रिलेशनशिप, और यह एक रिलेशनशिप देता है बिटवीन वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। हमारे पास जो एक्सरेज का वेवलेंथ होता है उसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एंड द इंटरप्लानर डिस्टेंस, इंटरप्लानर डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहां पर फिलहाल बस लिख देता हूं। हमारे पास लैम्डा होता है वेवलेंथ और इंटरप्लानर डिस्टेंस जो होता है उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या मैं कहूं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, तो ये थीटा है तो ये भी हमारे पास थीटा ही होगा, तो ये थीटा पर भी डिपेंड करता है। और उन्होंने एक इक्वेशन जो दिया वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, n लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2d sin थीटा, ठीक है, और इसी इक्वेशन को ही हम ब्रैग इक्वेशन के नाम से जानते हैं और इसी के ही अब हम डेरिवेशन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। मैं इसे इरेज कर देता हूं क्योंकि ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या बात समझा कि जो हमारे पास ब्रैग इक्वेशन होता है उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? एक तो हमारे पास वेवलेंथ होता है एक्सरे का, दूसरा हमारे पास इंटरप्लानर डिस्टेंस होता है, और तीसरा हमारे पास रिफ्लेक्शन एंगल होता है कि जो हमारे पास रेज आ रहे हैं वो कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। और ब्रैग ने एक इक्वेशन का निर्माण किया और इस इक्वेशन की सहायता से हम क्या क्या बातें समझ सकते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इससे हम बेसिकली क्या क्या बातें करते हैं, हम किसी भी क्रिस्टल्स के अंतर्गत यह बात जान लेते हैं कि दो एटम एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर उपस्थित हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये अभी हमें फिलहाल नहीं समझ में आएगा, इसका यूज हमें पहले नहीं पता चलता, लेकिन जब इसका हम उपयोग करने लगते हैं अपने लाइफ में, वैसे अपने लाइफ में कम उपयोग करते हैं, जब हम इसे हाई लेवल की चीजों में उपयोग करते हैं तो वहां पर इन चीजों का बहुत ही अच्छा उपयोग देखा जाता है। तो अभी आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसके प्रूफ पर बात करते हैं। तो चलिए अब ब्रैग इक्वेशन के डेरिवेशन पर हम बात करते हैं और हर एक चीज को हम बहुत ही डिटेल से बात करेंगे, तो ध्यान सुनिएगा, समझने का प्रयास करिए। देखो डेरिवेशन में क्या बात बोली जा रही है, पहले मैंने सेंटेंसेस को लिख लिया है और इन्हीं सेंटेंसेस के आधार पर हम इसके प्रूफ पर बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास करिए। बोला जा रहा है लेट द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स इन द क्रिस्टल। क्या कहता है कि हमारे पास, जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास जो क्रिस्टल है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और उन एटम्स के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेन को ड्रा कर देते हैं, या मैं कहूं हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि एटम्स के लिए एक प्लेन हमारे पास रखे गए हैं, ऐसा भी मैं कह सकता हूं। ठीक है, ये हमारे सामने है। ऐसे ही हमारे पास यहां पर भी एटम होगा, यहां पर भी एटम होगा, एकदम सेपरेट अच्छे से करना,
क्योंकि अगर शुरू में नहीं करना है तो बाद में कर लेना, लेकिन अभी जब मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर दूंगा तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। ये हमारे पास क्या होगा, एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है आप सभी के सामने, ओके, और यहाँ पर हमारे पास प्लेन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखी गई है बातें कि दी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, रिप्रेजेंट पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स। ये क्या कर रहे हैं, ये एटॉमिक प्लेन्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दी क्रिस्टल, क्रिस्टल में सेपरेटेड फ्रॉम वन एनदर बाय अ डिस्टेंस डी। क्या कहता है कि जो हमारे पास ये प्लेन्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे इनसे और इनके बीच का अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो डी मिलेगा, इनसे इनके बीच का डिस्टेंस लेंगे तो भी डी मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर अगले पॉइंट पर बात करते हैं। सपोज कर लीजिए कि ए बीम ऑफ एक्स रे, सपोज ए बीम ऑफ एक्स रे फॉल्स ऑन द क्रिस्टल। क्या कह रहा है मैंने कि हमारे पास जो एक्स रेज हैं वो इस क्रिस्टल पर क्या हो रहे हैं, पड़ रहे हैं। तो लेट अस सपोज कि ये यहां पर पड़ा, ठीक है। अब कुछ ऐसे रेज होंगे जो अपने पहले ही लेयर से एटॉम से टकराते हुए क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ रेज ऐसे आएंगे एक्स रेज के जो पहले ही लेयर पर एटम से पड़ेंगे और इनसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी रेज आएंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि ये दोनों रेज जो हमारे पास आएंगे वो क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेलल रेज आए और फिलहाल यहाँ पर एटम अभी मैं बना दूंगा, ध्यान दीजिए अभी, और फिर ये क्या हुआ, इस एटम से टकराए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जितने एंगल पर आए रहेंगे उतने ही एंगल पर क्या होंगे, रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा। मैं सपोज कर ले रहा हूं कि यहां पर एक हमारे पास एटम प्रेजेंट है, मैं इसे थोड़ा दूर कर लेता हूं, चलो ये हमारे पास एटम आ गया, ठीक है। एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो समान होगी हर दो एटम्स के बीच में, क्योंकि क्रिस्टल का यही तो फंडा होता है, ठीक है। और यहां पर भी हमारे पास एक एटम रिप्रेजेंट कर दीजिए, ओके, ठीक है। यही बात मैं कह रहा था कि आप लोग बाद में भी एटम्स को दिखा सकते हैं, पहले आप क्या करिए, इसके लाइंस को ड्रा कर दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अगले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि सपोज करते हैं कि ए बीम ऑफ एक्स रे फॉल्स ऑन द क्रिस्टल। वो क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल्स पर गिर रहे हैं। तो कुछ ऐसे एक्स रेज होंगे जो पहले ही लेयर से जो एटम्स हैं उनसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे एक्स रेज होंगे जो पहले लेयर के एटम से क्या कर लिए जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट यहां पर आता है। और यह जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो क्या करेगा, अगले लेयर के एटम से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही और भी हमारे पास एक्स रेज आएंगे, वो एक एक लेयर द्वारा एटम से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर अगले लेयर के एटम द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही होंगी। कुछ ऐसे भी एक्स रेज आएंगे जो यहां पर आएंगे और वो इस एटम पर पड़ेंगे और यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हर बार एक खास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे और वो प्रॉपर्टी ये होगा कि जो यहां पर हमारे पास एंगल बनाएंगे उसे हम कहेंगे थीटा, और यहां पर जो यह एंगल बनाएगा उसे भी हम कहेंगे थीटा। यानी कि ये जो हमारे पास एंगल होगा वो हमेशा इक्वल ही होता है, ठीक है। और इसे हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल, और ये हमारे पास यहां पर भी सेम एंगल बनाएगा थीटा, जिसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, और यहां पर भी बनाएगा थीटा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। तो यहां पर बोला गया कि सपोज ए बीम ऑफ एक्स रे फॉल्स ऑन द क्रिस्टल एट एंगल थीटा, सम ऑफ दीज रेज, कुछ ऐसे रेज होते हैं विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर प्लेन, कुछ ऐसे रेज होते हैं जो पहले वाले ही प्लेन से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं एट द सेम एंगल थीटा, सेम एंगल थीटा बनाते हुए, व्हाइल जबकि अदर विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सक्सेसिव लेयर्स। और कुछ ऐसे भी रेज होते हैं जो कुछ एटम द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और उसके सक्सेसिव लेयर यानी कि उसके अगले लेयर से क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और वो भी उतने ही एंगल बनाते हैं। द वेव्स रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट प्लेन्स विल बी इन द सेम फेज। अब क्या कहता है, इसे समझने का प्रयास करिएगा, मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं। देखो क्या बोला जा रहा है, the waves reflected by different planes will be in the same phase with another, ठीक है। क्या कहता है कि जो हमारे पास ये एक्सरे आया, ये एक्सरे आया, ये एक्सरे आएगा और भी एक्सरेज आते रहेंगे, ठीक है। तो वो जब रिफ्लेक्ट होंगे तो वो डिफरेंट प्लेन से रिफ्लेक्ट होंगे, जैसे कि ये हमारे पास पहले प्लेन से हुआ, ये दूसरे प्लेन से हुआ, ये तीसरे प्लेन से होगा, चौथे प्लेन से होगा, सभी प्लेन से क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। और जब ये रिफ्लेक्ट होंगे तो इनके लिए ये खास प्रॉपर्टी होगी कि ये जब रिफ्लेक्ट होंगे तो वो सेम फेज में ही रहेंगे। अब ये फेज क्या बोला जा रहा है, आप लोग अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिलहाल छोड़ दीजिए, इसे जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इफ द डिफरेंस इन द पाथ लेंथ, क्या बोला जा रहा है, अब पाथ लेंथ का कॉन्सेप्ट समझना। देखो हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है इसे हम ओ पॉइंट दे रहे हैं नाम, ठीक है। ये वाला हमारे पास जो पॉइंट है उसे हमने पॉइंट ओ नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो ये एक्सरे आया और इस एटम पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया, ये एक्सरे आया, इस एटम द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, इस एटम पर रिफ्लेक्शन हुआ तो उसके बाद आगे गया, ठीक है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक्सरे है वो इस एक्सरे की तुलना में कम चला है, क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये भी हमारे पास जो एक्सरे होता यहां से अगर रिफ्लेक्ट होता तो हम कह सकते थे कि यहां से हमारे पास रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक हमारे पास एक्स्ट्रा पाथ चला है। तो इसके लिए अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस रेज को पीछे लाएंगे, तो हमने पीछे लाया,
ठीक है। तो ये हमारे पास जो पीछे लाने का प्रोसेस होता है ये परपेंडिकुलर होता है। तो लेट अस सपोज ये हम डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लेट अस सपोज कि ये हमारे पास यल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, ठीक है। और परपेंडिकुलर ला रहे हैं, यह बात ध्यान में रखना मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ऐसे ही इसको भी हम इधर लाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ही लाना है, यह बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि यल पॉइंट है, ये हमारे पास यम पॉइंट है, ये हमारे पास यन पॉइंट है। तो जो हमारे पास अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक्सरे आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ये एक्सरे आया और यहीं से अगर रिफ्लेक्ट हो जाता तो हम कह सकते थे कि दोनों हमारे एक्सरे सेम पाथ पर चले हैं और उनके पाथ लेंथ में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पाथ चला है यल से लेकर यम तक और यम से लेकर यन तक, ये हमारे पास एक्स्ट्रा पाथ लेंथ है इस एक्सरे के द्वारा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। If the difference in the path length of the waves या reflected waves from the successive planes is equal to an integral number of wavelength। अब ये बात क्या बोली जा रही है कि if the difference in the path length, अगर हम path length का जो डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव्स के जो हमारे पाथ लेंथ का डिफरेंस होगा फ्रॉम सक्सेसिव प्लेन्स, अगले अगले प्लेन्स के द्वारा, जैसे यहां पर भी एक्सरे आएगा, अब ये एक्सरे इन दोनों लेयर से एब्जॉर्ब किया जाएगा और इस लेयर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो ये जो पाथ लेंथ है वो पाथ लेंथ इधर की तरफ बढ़ेगा और ये भी पाथ लेंथ क्या होगा, इधर की तरफ बढ़ेगा। तो यहां से लेकर यहां तक का जो पाथ लेंथ होगा वो और बड़ा होगा और वो किसके इक्वल होगा, वह इक्वल होगा वेवलेंथ के, किसके, वेवलेंथ के इंटीग्रल नंबर का। अब इंटीग्रल नंबर क्या होता है अभी कैलकुलेशन में मैं समझा दूंगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगले पॉइंट में क्या बात बोली जा रही है, ड्राइंग परपेंडिकुलर टू ओएल एंड ओएम। हमने क्या किया, ओएल एंड ओएम को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। एक सेकंड, ओएल एंड ओएम है ना, मैंने लिखा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम यन नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम यम नाम दे देते हैं, ठीक है। टू द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम्स, यानी कि ओएल को हमने इंसिडेंट बीम को रिप्रेजेंट किया और ओएम को हमने रिफ्लेक्टेड बीम को रिप्रेजेंट किया। इट विल बी सीन दैट, यह देखा गया कि जो हमारे पास डिफरेंस इन द पाथ लेंथ होता है ऑफ द वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टू प्लेन्स इज गिवन बाय, वह कैसे दिया जाता है, पाथ लेंथ। यानी कि ये वाला हमारे पास लेंथ पूछा जा रहा है। तो यानी कि हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास पाथ लेंथ है वो है डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना एक्स्ट्रा चला है, यल से लेकर यन तक और यन से लेकर यम तक, ये हमारे पास एक्स्ट्रा चला है। तो ये हमारे पास हमने इसका क्या किया, कैलकुलेशन कर लिया, यानी कि एडिशन कर लिया, ठीक है। अगर हम इतना डिस्टेंस नाप लेते हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये जो हमारे पास एक्सरे है वो इस एक्सरे से ज्यादा चला है, ठीक है। इतनी बातें अब आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब देखो, हमने ऊपर बोला है कि जो हमारे पास पाथ लेंथ होता है, ठीक है, जो हमारे पास पाथ लेंथ होता है वह इंटीग्रल नंबर होता है वेवलेंथ का। तो सिंस, यहां पर मैं लिख देता हूं, सिंस वेवलेंथ इज क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिखते हैं, इसे मैं इरेज करता हूं। सिंस द पाथ लेंथ, यानी कि हमारे पास पाथ लेंथ का मतलब हो गया डेल्टा, डेल्टा इज इंटीग्रल नंबर ऑफ किसका, नंबर ऑफ वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ मतलब क्या, लैम्डा आ चुका है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास यन लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यल यन प्लस यन यम हो जाएगा, ठीक है। अब ये यन मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रल नंबर हमारे पास आ रहा है, मतलब कि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वो नंबर इस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा लेयर ले रहे हैं। अगर हम दूसरा लेयर लेंगे तो यानी इक्वल टू 2 रखेंगे, अगर हम तीसरा लेयर लेंगे तो यानी इक्वल टू 3 रखेंगे, अगर हम पहला लेयर लेंगे तो यानी इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखो हम क्या करते हैं, हम चूंकि चाहते हैं कि हम जान ले कि हमारे पास ये, अगर देखा जाए, एक पॉइंट सुनना, अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और इस पॉइंट पर, यानी कि ओ यानी कि हम बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है वो डी के बराबर ही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं इस फिगर को क्या कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं। तो जब हम जूम करेंगे तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे पास थीटा है, ठीक है। ध्यान देना, मैं समझाने की कोशिश करता हूं एक्स्ट्रा फिगर बनाते हुए। ये हमारे पास जो एंगल है ये हमारे पास है थीटा, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहां पर एक अभिलंब खींच देते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर टेढ़ा हो गया होगा तो इसे 90 डिग्री पर ही बनाना। तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे पास लेयर आया और ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन आया, यानी कि इनके बीच क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ऐसे ही तो आ रहा है, ये हमारे पास लेयर है, ये हमारे पास अभिलंब आया, तो ये हमारे पास क्या बना, 90 डिग्री बना। ये भी हमारे पास क्या बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास पूरा एंगल है वो 90 डिग्री है और ये वाला हमारे पास जो पूरा एंगल होगा यह भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री ये भी होगा और ये हमारे पास जो लाइन आ रहा है और ये जो हमारे पास लाइन बनेगा,
ठीक है, ये पूरा हमारे पास जो यहां से लेकर यहां तक का एंगल है, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक का जो हमारे पास एंगल होता है ये भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास रे आ रहा है जो यहां से गुजर रहा है और जो ये हमारे पास रे आ रहा है, इनके बीच का या जो एंगल है ये भी हमारे पास होता है 90 डिग्री। और हमें पता है कि ये वाला जो इतना एंगल है वो है थीटा, तो अगर इतना हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 90 है और ये इतना हमें पता है थीटा है, तो यानी कि ये जो हमारे पास एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखो मैंने कहा कि ये पूरा हमारे पास जो एंगल है, यानी कि यहां से जो हम डॉटेड लाइन ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं, ये वाला लाइन ओ एम ओ और एन हम जो लिखे हैं, ये वाला जो हमारे पास लाइन है ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और चूंकि हमें पता चल गया कि इतना जो हमारे पास एंगल है वो 90 माइनस थीटा है और ये पूरा 90 है, तो यानी कि हमारे पास अगर इतना एंगल हम कैलकुलेट करेंगे तो 90 माइनस थीटा इतना हमारे पास पता है, और ये टोटल 90 है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट होगा, ये प्लस बन जाएगा तो थीटा मिल जा रहा है, यानी कि ये जो हमारे पास एंगल है वो बन रहा है थीटा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो मैं यहां पर आप सभी को फिगर बना देता हूं, ये हमारे पास थीटा हो गया और ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी हमारे पास थीटा एंगल बन गया। अब देखा जाए तो ऐसे ही सिमिलरली यहां पर भी हमारे पास थीटा बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा हम एंगल से खेल रहे हैं, त्रिभुज से खेल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग मैथमेटिक्स वाले बच्चे नहीं हैं तो आप बस डायरेक्ट फिगर पर ध्यान दे दीजिएगा, अदरवाइज आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो समझने का प्रयास कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास थीटा बन जाएगा। और चूंकि हम कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी 90 है क्योंकि हम परपेंडिकुलर डाले थे, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 90 हुई होगा। ठीक है, और ये हमारे पास एक्चुअली हम क्या करना चाहते हैं इसको भी मैं बता देता हूं। जो हमारे पास ओ एल एन हमारे पास जो त्रिभुज है और जो ओ एम एन जो हमारे पास त्रिभुज है, इसको हम कॉन्ग्रुएंट शो करना चाहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे शो होगा इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे पास दो एंगल बराबर हो चुके, एक हमारे पास साइड बराबर हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास, जब हमारे पास दो दो कोण बराबर हो चुके, ये थीटा से थीटा, ये 90 से 90, तो यहां पर जो हमारे पास एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों भी बराबर हो गए तो एंगल साइड एंगल लगाते हुए हमारे पास जो त्रिभुज होगा, नौ जो हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सा हमारे पास जो ट्रायंगल है ओ एल एन इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम एन, यानी कि क्या है, हमारे पास ये दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर हैं। अब जब ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों ही त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए तो जो हमारे पास यल से लेकर यन तक का डिस्टेंस है और यन से लेकर यम तक का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यल यन इज इक्वल टू हो जा रहा है हमारे पास यल एन एम। ठीक है, तो जब ये हमारे पास बराबर हो गए तो अगर इससे सहायता से हम बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट का उपयोग करेंगे तो यन लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यल यन प्लस यल यन हो जाएगा, और इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास हो जा रहा है 2ln हो जा रहा है। ठीक है, अब हमें बात करना है कि यल यन कितना होगा, तो इस पर हमें समझने का प्रयास करना है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास जो एंगल है वो कुछ इस प्रकार से है, ये हमारे पास है पॉइंट ओ, ये हमारे पास है पॉइंट यल, और ये हमारे पास पॉइंट है यन। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। और मैंने कहा कि ये हमारे पास 90 डिग्री है और ये हमारे पास कितना है, थीटा है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जो हमारे पास एंगल होता है उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, यह बात हमें पता है। तो अगर साइन थीटा का हम उपयोग करते हैं तो यहां से अगर हम साइन थीटा के लिए बात करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू, और जो हमारे पास कर्ण है वो तो डी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब मतलब हमारे पास ये हो गया यल यन, और अपॉन में कर्ण, तो कर्ण मतलब हो जाएगा हमारे पास डी। तो यहां से क्या पता चल रही है, यहां से हमारे पास बात पता चल रही है यल यन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देन, ठीक है, वो बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, अदरवाइज आप चाहें तो इसे यहां पर लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन यन लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2, और यल यन का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है डी साइन थीटा, और ये क्या है, यही तो हमारे पास ब्रैग इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन आप लोग लिख दीजिए, दिस इक्वेशन इज नोन एज ब्रैग इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ब्रैग इक्वेशन कहते हैं।
ठीक है। और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा और ये फिगर आपको बना लेना है, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में भी ऐसे लिख सके, क्योंकि यही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फिलहाल मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसे बुक अपने कॉपी में मत बनाइएगा, केवल इस स्ट्रक्चर को आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। और अब क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने अपने ब्रैग इक्वेशन को भी कंप्लीट कर लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को फिलहाल समाप्त करते हैं। लेक्चर तो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर्स आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उन सभी लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।